गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आज फॉरवर्ड ऑप्शन से स्टार्ट करना था। हेलो। यस सर। यस सर। आज हम लोग को फॉरवर्ड ऑप्शन से स्टार्ट करना था क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। वो जो लड़का था सिटी वाला, क्या हुआ उसका? वो जो नंबर लिया था, आया है क्या? क्या नाम था उसका? आदित्य था सर, आदित्य सोनी। क्या हुआ उसका कुछ? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। चलो फॉरवर्ड ऑप्शन हम लोग स्टार्ट करें क्या? ऑलमोस्ट सबको तो आ ही गए हैं। यस सर। People are still coming in. मीटिंग स्टार्ट हुए काफी वक्त हो गया मेरे ख्याल से। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो। ऑप्शंस या फॉरवर्ड्स दिख रहा है? यस दिख रहा सर। है क्या? यस सर। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? यस। यस सर। यस सर, दिख रहा है। अब मैं मीटिंग को क्लोज कर दे रहा हूँ। जिसको आना था वो लोग आ गए। इस तरीके से तो काम नहीं होगा ना, बार बार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शंस या फॉरवर्ड्स। ये फॉरवर्ड और ऑप्शन बेसिकली ये करेंसी में होता क्या है? एनी गेसेस या एनी आइडिया फ्रॉम एनीबॉडी? सर जैसे हम लोग स्टॉक में फ्यूचर डेट पे मतलब स्टॉक को बाई या सेल करते हैं सर, वैसे ही इसमें मतलब ड्यू डेट रहता है, उस दिन सेटल करते हो अपने मतलब ट्रेड को। देखिए, फॉर हाँ बोलो बोलो, शायद कोई बोल रहा है।
सर जैसे हम लोग स्टॉक में करते हैं कि अगर ऑप्शन खरीद रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का, तो सर जो जो हमारा ड्यू डेट रहता है उसके पहले या मतलब उस दिन हम लोग सेटल करते हैं, लेकिन इसमें जो डेट रहता है ना पर्टिकुलर, उसी डेट पे हम लोग सेटल करते हैं। वेरी गुड। व्हाट ही सेज, और जब आप पढ़ेंगे तो उसपे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो बेसिक डिफरेंस है वो ये, हालांकि चाहे फॉरवर्ड हो या फिर ऑप्शंस हो, दोनों ही जो है वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसका वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि फॉरवर्ड जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्जैक्ट डेट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट लाइन देख पा रहे होंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर व्हाट, एग्जैक्ट डेट कॉन्ट्रैक्ट्स। मिला? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जैक्ट डेट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जिस डेट पे होगा उसी डेट को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके आगे पीछे नहीं। लेकिन ऑप्शंस में क्या है कि ऑप्शन एक्सपायरेशन का एक डेट होता है, ऑप्शन एक्सपायरेशन का एक डेट होता है, और उस डेट में आपको क्या करना पड़ता है, उस डेट के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ता है। मतलब उस मैच्योरिटी के पहले या उस डेट को जिस जिस समय भी आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल पोजीशन में है, अब आपको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए पोजीशन को, आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं उस पोजीशन को। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जैक्ट डेट कॉन्ट्रैक्ट्स। इन एडिशन द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस इन द स्पॉट मार्केट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्लिगेशंस है उसको स्पॉट मार्केट के ऑब्लिगेशन से कोई मतलब नहीं है कि आपकी देनदारी स्पॉट पे क्या है या आपकी लेनदारी स्पॉट पे क्या है, इससे फॉरवर्ड मार्केट के ऑब्लिगेशंस को कोई मतलब नहीं है। ये लाइन फिर से पढ़िएगा, द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस अंडर forward contract are independent of obligations in the spot market. In fact, whether one has a position in the spot or not is irrelevant to booking of a forward contract. मतलब आपका पोजीशन स्पॉट पे है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप फॉरवर्ड पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। While booking forward contracts, the parties are committed to settle their mutual obligations on the due date. जिस समय आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब आप उसको बुक कर रहे हैं, बुकिंग का मतलब आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, आप लॉस या प्रॉफिट जो भी हो आप उसको बुक कर रहे हैं, आप अपने घर ले जा रहे हैं। बुकिंग का मतलब टेकिंग होम इधर प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो आपको करना क्या पड़ता है कि जो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, एग्जैक्ट डेट है जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, उस डेट पे आपको म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, मतलब आपस में किससे क्या लेना देना है, वो आपको सेटल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। While banks are in a better position to meet their commitments exactly on the specific date, as they deal regularly in currencies and have foreign currencies, the merchant dealing in exports and imports do not have such a flexible position. ये भी line clear है? The commitments made under the forward contracts are dependent upon whether the underlying spot transactions for the merchant would fructify. For example, an exporter expecting a payment in 1 month time from his customer may decide to sell the foreign currency 1 month forward, although the commitments has been made to sell the foreign currency to the bank. The exporter may not realize his payments, okay, on due date as expected. In such a case, the exporter would default as he is not ready with the foreign currency to be delivered to the bank on the scheduled date.
क्लियर है? आ रही बात समझ में? हेलो सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा ये वाला। एकदम सिंपल है। स्वैप में क्या होता है? स्वैप में दो लेग्स होता है, एक स्पॉट और एक फॉरवर्ड, दूसरा होता है फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो ये जो एग्जाम्पल कह रहा है, उस एग्जाम्पल में ये लिखा गया कि अगर एक बैंकर एक मर्चेंट से ज्यादा इक्विप्ड होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को डे ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी एग्जीक्यूट करने में, क्यों? क्योंकि वो दिन रात उसी में डील करता है और उसके पास फॉरेन करेंसीज की कमी नहीं होती। लेकिन मान लीजिए एक एक्सपोर्टर है जिसने माल बेचा, जिसने माल बाहर भेजा, उसको एक महीने के बाद ये एक्सपेक्टेशन है कि उसको फॉरेन करेंसी प्राप्त होगी, तो ही विल बी रिसीविंग हिज फॉरेन करेंसी। तो उसने क्या किया कि एक महीने बाद का उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बैंकर को सेल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन हो सकता है कि एक महीने के बाद जो उसने सेल करने का प्रॉमिस किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस एक महीने के बाद उसके पास वो फॉरेन करेंसी आ ही ना पाए, वो जो इंपोर्टर है वो डिफॉल्ट कर जाए, तो वैसी हालत में क्या होगा? एक्सपोर्टर अपने ऑब्लिगेशंस को पे नहीं कर पाएगा, एक्सपोर्टर्स अपने ऑब्लिगेशंस को पे क्या नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से एक इंपोर्टर के साथ भी होता है। आई बात समझ में? यस सर। फिर आगे कह रहा है सिमिलर केस में हैपन with the exporter with the importer who may not be in a position to buy the foreign currency on the due date against the forward contract booked by him. It certainly does not imply that merchants do not want to honor the contractual commitments at all. अब ऐसा नहीं है कि जब अब बेचारे के पास जब पैसा ही नहीं आया, चाहे एक्सपोर्टर हो या फिर इंपोर्टर हो, तो वो अपने कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं कर पाएगा, इसलिए आप उसके इरादे के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। ये उसकी मजबूरी है कि वो उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग आते हैं किस चीज के ऊपर? ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। सम फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिजायर्ड बाय मर्चेंट्स। क्या मतलब हुआ? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जैसा सबसे पहली लाइन में हम लोगों ने पढ़ा, जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट है उसी दिन उसको सेटल करना पड़ेगा। ये बैंक्स कर सकते हैं, लेकिन एक आम मर्चेंट, छोटा मर्चेंट, चाहे एक्सपोर्टर हो इंपोर्टर हो, ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि उसके टाइम फ्रेम में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो। क्या हो? फ्लेक्सिबिलिटी। हेलो यस सर। Yes, sir. चीजें आ रही है समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है। As they can predict their cash flows only on an approximate basis due to their nature of business, therefore delivery date commitments have to be somewhat flexible. A forward contract with some flexible window of time meets this रिक्वायरमेंट। मतलब हर एक मर्चेंट को क्या चाहिए? टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो टाइम के फ्लेक्सिबिलिटी को परमिट करता हो, वो मर्चेंट के पर्पस को सॉल्व कर देगा। ठीक है। दिस विंडो फॉर डिलीवरी इज कॉल्ड ऑप्शन पीरियड and the forward contracts with delivery commitments within a time range rather than a specific exact date is called option forward. समझ में आया? ऑप्शन फॉरवर्ड क्या हो गया? इसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होगा जिसपे आपको कमिटमेंट को ऑनर करना है। इसमें एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज। उस टाइम फ्रेम के बीच में जब भी आपका काम हो जाए, आप उस ऑप्शन फॉरवर्ड को या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कर दीजिए। इसी को हम लोग कहते हैं ऑप्शन फॉरवर्ड। तो ऑप्शन फॉरवर्ड बहुत क्लियर है। ऑप्शन फॉरवर्ड एक ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एग्जैक्ट डेट पे, स्पेसिफिक डेट पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन नहीं है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक टाइम फ्रेम को फिक्स करते हैं, मतलब टाइम को लेके एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उस फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम में आप अपने ऑब्लिगेशंस को ऑनर कर सकते हैं, either to sell the foreign currency or to buy the foreign currency from the banker। तो इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरवर्ड
या ऑप्शन अच्छा। फॉरवर्ड कहते हैं। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अब इसको तुम लोग पढ़ लो, इसमें कुछ है नहीं। वुड लाइक टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी वेयर एज इन द सेम केस द डिलीवरी ऑफ द एक्सचेंज रेट, यहाँ तक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेट्स ऑफर्ड बाय द बैंक इन ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड। चलो अब हम लोग यहाँ से आते हैं, वो जो फिगर बना हुआ है उसके नीचे, फिगर बना हुआ है इसके नीचे, यहाँ से हम लोग आ रहे हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। क्या कह रहा है? रेट्स ऑफर्ड बाय बैंक इन ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रिस्क। मतलब क्या हो गया? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट बैंक्स के द्वारा ऑफर किया जाता है वो एक ऐसे ऐसे रेट को ऑफर किया जाता है जो इस प्रिंसिपल पे आधारित है कि भाई हमको मिनिमम रिस्क होगा, लीस्ट रिस्क, सबसे कम रिस्क होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि rates offered by the bank in option forward contract are based on the principle of least risk and maximum gain. Again, swap points are used to determine the quote in merchant for option period. It would depend upon. अब यहाँ पर पॉइंट्स को यूज करना पड़ेगा, स्वैप पॉइंट्स को। स्वैप पॉइंट्स को यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है? दो हो सकता है, लो हाई हो सकता है या फिर हाई लो हो सकता है। लो हाई होगा तो क्या होगा? लो हाई होगा तो क्या होगा? लो हाई होगा तो क्या होगा? फॉरेन करेंसी फ्यूचर में प्रीमियम पे डील करेगी। ये आपको क्या करना पड़ेगा? स्पॉट पे सेल करना पड़ेगा, सॉरी स्पॉट पे बाई करना पड़ेगा और फॉरवर्ड में सेल करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्वैप पॉइंट हाई लो होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड मार्केट में डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही होगी, सस्ती पहले होगी। सेल करेंगे। हाँ, तो इसका मतलब कि स्पॉट पे पहले सेल करेंगे और फ्यूचर में जाके फिर उसको हम लोग या फॉरवर्ड में जाके बाई करेंगे। ठीक है? जैसे जैसे स्पॉट और फॉरवर्ड का टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप क्या एक्सपीरियंस करते चले जाएंगे कि जो स्प्रेड है यानी कि बिड और आस्क रेट है, इसका गैप भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे ये गैप कम होता जाएगा इसका मतलब कि स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच में दूरी कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो अनसर्टेनिटी अगर बढ़ती है तो आप प्रॉफिट ज्यादा चाहते हैं, इसलिए आप बिड और आस्क रेट के बीच गैप भी ज्यादा करेंगे। क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी होता है, इसलिए लिक्विडिटी कम होने की वजह से भी ये स्प्रेड में आपको ज्यादा गैप देखने को मिलता है। लेकिन स्पॉट मार्केट्स में आप ये देखेंगे कि बिड और आस्क रेट में चूंकि लिक्विडिटी वो ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटी थोड़ा कम रहता है, इसलिए स्प्रेड भी इसका थोड़ा छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन फॉरवर्ड्स है उसका जो कोट्स होगा, उसका जो प्राइस डिराइव करेंगे, वो प्राइस भी डिराइव करेंगे किसके ऊपर? ऑप्शन स्वैप पॉइंट्स के ऊपर। क्लियर है? Yes, sir. अब ये जो स्वैप पॉइंट होगा वो किन बातों पर निर्भर करेगा? दो बातें हैं यहाँ पर जिसको आपको ध्यान देना है। whether the bank is buying or selling and whether the foreign currency is at premium or discount। यही मैंने बताया कि बैंक बाई कर रहा है या सेल कर रहा है और फॉरेन करेंसी प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर फॉरेन करेंसी प्रीमियम पे होगी, फॉरेन करेंसी प्रीमियम पे होगी तो आप क्या करेंगे? मर्चेंट होने के नाते मर्चेंट होने के नाते बाई करेंगे और बैंकर क्या करेगा? सेल करेगा। बैंकर क्या करेगा? सेल सेल करेगा। करें। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द फॉरेन करेंसी इज एट द प्रीमियम, इसको पढ़ के खत्म करो तो फटाफट। ये सब हो गया, ये सब अब एक ही चीज को 4 बार लिख रहा है यहाँ पे।
पॉइंट्स क्लियर हुआ ये वाला? हेलो, Yes, sir. क्लियर है एकदम? Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. अब उसके नीचे भी देख लो, ये जो एग्जांपल्स वगैरह जो भी दिया था उसके नीचे भी है नेक्स्ट पेज में। उसके बाद हम लोग आएंगे मर्चेंट रेट्स के ऊपर। मर्चेंट रेट्स के ऊपर भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, छोटा सा पढ़ के खत्म करो उसको। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? आगे आए सीधा मर्चेंट रेट पे हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. देखिए इसमें जो जो अगर आप ये वाली पॉइंट देख रहे होंगे, ये वाला पॉइंट सेकेंड लाइन, द रेट्स कोटेड इन the rates quoted to customers known as merchant rates are derived from the rates prevailing in the merchant market। मिल गया ये पॉइंट? मर्चेंट रेट्स क्या होता है? व्हाट आर मर्चेंट रेट्स? मर्चेंट रेट्स क्या है? मर्चेंट रेट्स क्या है क्लास? मैं पूछ रहा हूं मर्चेंट रेट्स क्या है? व्हाट आर मर्चेंट रेट्स? सर जो कस्टमर के लिए किया जाता है, कस्टमर को कोटेड करके। तो यहाँ पे कस्टमर कौन होगा? यहाँ पे कस्टमर कौन होगा? हेलो, बैंक डील यहाँ पे कस्टमर्स कौन होगा? Banks, sir. बैंक सर होगा जो ना सर। करेंसी को बाई और सेल करता है, बैंक तो सर तय ही कर रहा है ना। नहीं नहीं, तो करेंसी, अरे बैंक भी तो करेंसी को बाय और सेल कर रहा है। यस सर सर। तो एक्सपोर्टर सर जो और इंपोर्टर खरीदे होता सर जो खरीदेगा सर वो हो जाएगा ना कस्टमर। बैंक खरीदेगा या फिर या तो ऐसा नहीं है। कस्टमर का मतलब होता है, देखिए याद करो हम लोग पढ़े थे मर्चेंट रेट्स और इंटर बैंक रेट्स। म्यूट कर लो अपने यस आप सर। को। मर्चेंट रेट्स और इंटर बैंक रेट्स। मर्चेंट रेट्स क्या है? एक ऐसा रेट है जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स के बीच में तय किया जाता है। जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर आपस में जिस भाव पे यूएसडी, आईएनआर या मतलब आईएनआर, यूरो
या INR युआन जो जो इसको आपस में तय करते हैं, जो कस्टमर्स का रेट होता है उसको हम लोग कहते हैं मर्चेंट रेट्स। और मर्चेंट मार्केट में ये रेट होता है, ठीक है। मर्चेंट रेट्स को रेट कहां से मिलता है? मर्चेंट मार्केट से रेट मिलता है। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मर्चेंट मार्केट के पास रेट कहां से आएगा? मर्चेंट मार्केट के पास जो रेट बेसिकली आता है वो इंटरबैंक रेट से आता है, जिस रेट पे दो बैंक आपस में फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं या ट्रेड करते हैं। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आइए उसी के सेकंड पैराग्राफ में। कस्टमर्स विद द प्रैक्टिस ऑफ इंटरबैंक मार्केट consistent है, consistent with the practice of interbank markets, there are two merchant rates, one for buying foreign currency and the other for selling it। ठीक है, मर्चेंट रेट्स दो होगा, एक रेट क्या होगा? फॉरेन करेंसी को खरीदने का रेट होगा और दूसरा क्या होगा? फॉरेन करेंसी को सेल करने का होगा। हाँ, for the customers, banks several other functions apart from converting one currency to other, ठीक है, related to the import and export। Therefore, in each of buying and selling category, there are two rates, one for acting merely as money changers, converting one currency into another, and for performing other functions for its customers। The fees for performing other than these related to the exchange money are built into the exchange rates। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको समझिए कि बैंक्स क्या करता है। अगर हम लोग बैंक्स, एक मर्चेंट है वो बैंकर के पास जाएगा, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि बैंकर क्या करता है, बैंकर या तो फॉरेन करेंसी को बाई करेगा या सेल करेगा। तो अगर हम लोग बैंकर को देखें तो बैंकर अपने कस्टमर के लिए एक एक्सचेंजर का काम करता है या फॉरेन करेंसी कन्वर्टर का काम करता है। क्या करता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टर। आप देखिए, जब इंडिया से नेपाल आप जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर पे ही बैंक्स आपको मिलेंगे। तो वहां पे बैंक क्या करता है? वहां पे बैंक आपसे इंडियन करेंसी लेगा और उसको क्या करेगा? नेपालीज करेंसी में कन्वर्ट करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो एक तो वो रेट हो गया। दूसरा, बैंक्स आपके लिए और भी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो वो जो अदर फंक्शंस को बैंक जो है वो अदर फंक्शंस को जो परफॉर्म करेगा, वो जो अदर फंक्शंस होगा उसके लिए भी वो कुछ फीस चार्ज करेगा। अब ध्यान देना कि वो जो फीस अलग से चार्ज करता है वो अलग से नहीं लेता, वो एक्सचेंज रेट में ही एडेड होता है, यानी कि वो इनबिल्ट होता है, जिसको हम लोग कम कहते हैं। कम फीस, CUM, कम। ठीक है, कम एक वर्ड है जो मतलब होता है कि इंक्लूडेड। कम का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज इनबिल्ट, समथिंग विच इज इंक्लूडेड इन इट, राइट? हेलो, यस सर। देखिए, यहाँ पे दो चीजें हुई, दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली बात ध्यान से सुनिएगा कि बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए या तो फॉरेन करेंसी को बाई करेगा और नहीं तो सेल करेगा। तो बाइंग रेट्स हो जाएगा और सेलिंग रेट्स हो जाएगा, मर्चेंट बाइंग रेट एंड मर्चेंट ये सेलिंग रेट। तो वो तो अलग से जो कोट होगा वो ठीक है, लेकिन
बैंक्स और भी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है अपने कस्टमर्स के लिए। तो वो जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, क्या बैंक उसके लिए अलग से फी नहीं लेता? बैंक फीस लेता है, और वो जो फीस लेता है वो एक्सचेंज रेट में ही इनबिल्ट होता है, उसी में जोड़ के उस फीस को लिख दिया जाता है। राइट? हेलो? यस सर। Yes, हम्म। sir. अब क्या है? इसके बाद का पैराग्राफ पढ़ लो, इसमें सिंपल एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है प्रीवेलिंग इंटर बैंक बिड रेट बिकम्स द बेसिस ऑफ कोट। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, प्रीवेलिंग इंटर बैंक रेट्स मिला, इंटर बैंक बिड रेट बिकम द बेसिस ऑफ कोट इन द, मिला ये पॉइंट मिला Yes, क्या? sir. हाँ, Yes, sir. तो यही, हाँ तो यही मैंने बताने की कोशिश की कि जो मर्चेंट रेट्स होता है वो मर्चेंट रेट्स आपस से तय नहीं होता। वो मर्चेंट रेट बेसिकली कौन तय करता है? ये मर्चेंट रेट तय किया जाता है किसके द्वारा? इंटर बैंक रेट्स जो होता है उसके आधार पे हम लोग मर्चेंट रेट्स को फिक्स करते हैं। क्लियर है क्लास? Yes, sir. तो ये दोनों पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, वो पॉइंट भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए अगर वहां पे कहीं कहीं पे कोई दिक्कत है तो फिर आप मुझे बताइएगा। फर्स्ट जो अभी मैंने पैराग्राफ दिया है पढ़ने के लिए, उसमें देखिएगा लास्ट में एक दिया हुआ है टीटी रेट्स। Yes, sir. कौन सा रेट दिया हुआ है? टीटी रेट, जिसको Telegraph जिसका फुल, transfer rates. हाँ टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट। अब ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट क्या होता है? उसी में उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट में। मतलब एक ऐसा रेट जिसपे एक बैंक कस्टमर्स की करेंसी को दूसरी करेंसी में क्या करता हो? कन्वर्ट करता हो, Convert. उसको हम लोग कहते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट, टीटी रेट्स, है ना? डेफिनेशन देख लो, क्लियर है। द रेट कोटेड only to customers for converting one currency into another are called telegraphic transfer rates। मिल गया? यस सर। Yes. Yes, sir. चलो सेकेंड पैराग्राफ भी पढ़ लो, और उसके बाद वाला भी जो है, जो जो एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया गया पॉइंट वाइज,
समझ में आया क्या विवेक? एक्सचेंज मार्जिन समझ में आया क्या? एक्सचेंज मार्जिन क्या होता है? सर उसके एक्सचेंज रेट में जो इंक्लूडेड होता है उसी को बोलते यानी कि जो अदर फीस वो लोग चार्ज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या? एक्सचेंज Exchange रेट। हाँ, एक्सचेंज मार्जिन यानी कि कन्वर्जन के अलावा जो भी काम होता है, कन्वर्जन के अलावा जो भी सर्विसेज बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है अपने कस्टमर्स को, उन सर्विसेज को जब वो कोट करते हैं, कहां पर कोट करते हैं? जब वो इनबिल्ट कर देते हैं प्राइस पे, तो वो इनबिल्ट प्राइस, वो जो फीस होती है, दैट फीस इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो टीटी बाइंग रेट कैसे निकालेंगे? टेलीग्राफिक बाइंग रेट कैसे निकालेंगे? जो इंटर बैंक बिड रेट होता है, इंटर बैंक बिड रेट होता है, उसमें एक्सचेंज मार्जिन को क्या करेंगे? प्लस या माइनस? माइनस। माइनस करेंगे। अगर टीटी सेलिंग रेट निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे? प्लस टेलीग्राफिक कर देंगे। प्लस करेंगे। प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज सीखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट क्या होता है? एक ऐसा रेट, सिंपल रेट, जिसमें हम लोग, बैंक्स क्या करता है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करता है अपने कस्टमर्स के लिए, उसको टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट कहते हैं, जिसको आप शॉर्ट में टीटी रेट कहते हैं। दूसरा होता है कि इसके अलावा भी बैंक्स बहुत सारी सर्विसेज अपने कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए ऑफर करता है, जिसके लिए वो कुछ फीस चार्ज करता है, जिसको अलग से हम लोग कहीं शो नहीं करते, वो एक्सचेंज रेट में इनबिल्ट